मेरी सजेशन यही है कि कम टू इंडोनेशिया। आपने स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड की थी या नहीं की थी? सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास वीज़ा कौन सा है इंडोनेशिया के अंदर? किसी भाई ने इंडोनेशिया का 2 ईयर इन्वेस्टर के पास लेना हो तो कैसे लेना है, किससे लेना है और कितना टाइम लगेगा? अच्छा, कंपनी पहले बनेगी या पहले वीज़ा निकलेगा? कि दूसरे एजेंट जितने पैसों में आपको एक कंपनी और एक वीज़ा देते हैं, मैं सेम प्राइस में आपको 2 कंपनी और 2 वीज़े भी दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं हमारे साथ मौजूद हैं काई साहब। ये रिसेंटली जो है ना फ्लाई करके आए हैं पाकिस्तान से, तो आज इनसे पूछेंगे इंडोनेशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आने से पहले ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आने के बाद इन्होंने क्या यहाँ पे पाया है, और सेकंड ये इनके पास वीज़ा कौन सा है, किससे वीज़ा लिया है, कितने का लिया है और कैसे लिया है, और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने क्या करना है। ठीक है, सारी बातें आज इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी वालेकुम सलाम। अरसलान भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास वीज़ा कौन सा है इंडोनेशिया के अंदर? मेरे पास इन्वेस्टर वीज़ा है भाईजान, बिजनेस वीज़ा है मेरे पास। अच्छा, तो कितनी देर हो गई है आपको इंडोनेशिया के अंदर? मुझे 6 माह हो गए हैं तकरीबन। अगर किसी भाई ने इंडोनेशिया का 2 ईयर इन्वेस्टर के पास लेना हो तो कैसे लेना है, किससे लेना है और कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, उसके ऊपर आपकी कंपनी जो है ओपन होगी। कंपनी के बाद आपके वीज़ाज़ निकलेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस विद इन 1 वीक और 2 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कंपनी पहले बनेगी या पहले वीज़ा निकलेगा? पहले कंपनी बनेगी आपकी। कंपनी बनेगी? जी, पहले कंपनी बनेगी फिर वीज़ा निकलेगा। अच्छा गाई साहब, आपने बताना है कि जो आपने कंपनी बनाई है, ये कंपनी बनाने के लिए इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए या एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, या 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? कंपनी देखिए, कम्बिनेशन का नाम है। इंसान 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके कंपनी बनाते हैं। ठीक है, अकेला बंदा कभी भी रन नहीं कर सकता। मिनिमम 2 पर्सन जो होने चाहिए, लाजमी है। अच्छा, ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी अपनी मर्जी है, 2 बंदे 3 बंदे, मैक्सिमम तो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये है कि मिनिमम जो है वो 2 बंदे होने चाहिए। एक आपका डायरेक्टर होना चाहिए, एक कमिश्नर होना चाहिए। अगर ये 2 बंदे आपके पास कंप्लीट हैं तो फिर ही आप कंपनी बना सकते हैं। अच्छा काई साहब, अब ये बताएंगे जो आपने कंपनी बनाई है वो कितने दिन में बन जाती है? ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने, किसी व्यूअर ने कंपनी बनानी है, जो आपने कंपनी बनाई है वो कितने दिन में आपने बनवाई थी? मैक्सिमम टाइम उसके लिए 1 वीक चाहिए, लेकिन 3 दिन में मेरी कंपनी बन गई थी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपने इंडोनेशिया में एक कंपनी बनानी है ना, जिसे हम PTPM कहते हैं, तो विद इन 1 to 2 डेज़ वो बन के आ जाती है। लेकिन मोस्टली जो एजेंट है वो आपसे 1 वीक का टाइम लेगा, लेकिन उससे पहले ही आपको क्लियर कर देगा। अच्छा, कंपनी भी आपने बना ली। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद कितने बंदों की आपने कंपनी बनाई? हमारे 4 लोग हैं टोटल। ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूँ और एक डायरेक्टर उतामा होता है जो पूरी कंपनी का ओनर होता है। अच्छा, इसकी फार्मेशन के बारे में भी आपको गाइड कर देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता। जब आप कंपनी बनाते हैं ना, तो इसके अंदर हमने एक इनको कंपनी फार्मेशन का पूरा पैटर्न देना होता है कि यार काजी साहब इन्वेस्टर हैं, बदर भाई हैं वो क्या कहते हैं डायरेक्टर हैं, या तीसरा बंदा है वो कमिश्नर है। ठीक है, वो सारा कुछ जो है ना, हमने उनको एक पैटर्न बना के देना होता है कि ये बंदा डायरेक्टर है, ये कमिश्नर है, ये इन्वेस्टर है। ये आपकी अपनी कोलैबोरेशन होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली एजेंट आपको कहता है कि जो अगर आप आपको डायरेक्टर बनाएंगे तो हम आपसे ये पैसे लेंगे, डायरेक्टर उतामा बनाएंगे ये पैसे लेंगे, कमिश्नर बनाएंगे ये पैसे लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सेम चीज़ होती है। ये सिर्फ आपने अपने साथ डिस्कस करना होता है। ऑब्वियसली जब आप खुद में डिबेट में पड़ जाएंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट चले जाएंगे, एजेंट की बातों में आ जाएंगे, तो फिर वो आपको जो डायरेक्टर उतामा है वो डेजिनेशन वो आपको महंगा बेचेगा, जो कमिश्नर का डेजिनेशन है वो आपको सस्ता बेचेगा। लेकिन इनकी सारी की सारी वैल्यूज सेम होती है। अगर आपने इंडोनेशिया के अंदर रहना है तो फिर ये मैटर नहीं करता। फिर आप कोशिश करें कि एज मच एज कमिश्नर पे आएँ। डायरेक्टर पे आएंगे, डायरेक्टर किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी इंडोनेशिया के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो कमिश्नर होता है वो कोई ना कोई एक्टिविटी फिजिकली कर सकता है, अपना होटल विजिट कर सकता है, किचन में बैठ सकता है, सारे मामला वो कुछ ना कुछ देख सकता है, उसको थोड़ा बहुत रिलीफ होता है। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो सिर्फ ऑफिशियली होता है, उसने सिर्फ ऑफिस में बैठना होता है। और बकाया जो इन्वेस्टर होता है, जिसका कोई डेजिनेशन नहीं होता, वो सिर्फ इन्वेस्टर होता है, वो उस बंदे के लिए परफेक्ट है जो यहाँ से फ्लाई करके किसी थर्ड कंट्री के लिए जाना चाहता है। यानी कि जो इंडोनेशिया को एज अ स्टेप यूज़ कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ बैठ के वो आगे किसी एम्बेसी यानी कि अपॉइंटमेंट लेगा यहाँ से, फिर किसी आगे बड़े कंट्री में अप्लाई करेगा इंडोनेशिया की बिहाफ के लिए। सो उसके लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड होता है वो अपना डेजिनेशन अपनी कंपनी फार्मेशन के अंदर सिर्फ एज अ इन्वेस्टर रखे, ना कि एज अ डायरेक्टर, एज अ कमिश्नर। अच्छा, कंपनी आपकी बन गई, फिर आपने ऑब्वियसली वीज़े के लिए अप्लाई किया है। अब वीज़े का जो आपका टोटल प्रोसीजर था वो कितने दिन का था, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मेरा सिर्फ पासपोर्ट चाहिए था उनको, और स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ी सी मेरी पूछी, और कोई इतनी
ज़्यादा चीज़ें। आपने स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड की थी या नहीं की थी? नहीं, मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया उनको, सिर्फ अपना बैंक का अकाउंट दिया था मैंने। अच्छा, ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो अगर हम इसको लीगल वे से लेके चलेंगे ना, फ़र्ज़ करें काई साहब ने कंपनी बनाई है और हमने इनसे एक स्टेटमेंट मांगी है, तो स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे? मिनिमम कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, 10 लाख की कर देंगे, 20 लाख की कर देंगे। लेकिन जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है ना, वो है 2.5 पेड अप कैपिटल, जो कि 2.5 पेड अप कैपिटल आपका आई थिंक कोई यूँ कह लें कि कोई 1.5 करोड़ के राउंड बाउंड बनता है, ठीक है। सो ये है कि इनकी ओरिजिनल तरीके से लीगल वे से ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। ये सारे का सारा काम सेटिंग पे होता है, इसलिए वो एजेंट देखें जिसके पास लाइसेंस हो, इमिग्रेशन के साथ उसकी कोलैबोरेशन हो और वो आपका काम कर सकता हो, उसी बंदे से सिर्फ काम करवाएं। अदरवाइज इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो कभी भी एज आ पाकिस्तानी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, आपने स्टेटमेंट भी नहीं दी, ठीक है, सिर्फ आपने पासपोर्ट दिया, फ़ोटो दी है। इसी तरह क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एजेंट ने ही मैनेज करनी होती है। सम केसेस में क्या होता है, एजेंट जो है वो आपका अली बाबा काम कर रहा होता है, सिर्फ ट्राइयाँ कर रहा होता है। अगर उनकी रिजेक्शन लग जाए फिर वो आप पे डाल देता है, जी आपने स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड दी इसलिए हमने रिजेक्शन लगवा दी है। सो ये सारी चीज़ें आप पहले अपने एजेंट से क्लियर करें कि सर हमने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करनी, हम पासपोर्ट और फ़ोटो देंगे और इसी के ऊपर आपका काम हो जाता है। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो आप कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एजेंट इमिग्रेशन की कोलैबोरेशन के साथ इसको फुलफ़िल करता है। अच्छा, अब जो आपने वीज़ा लगवाया कितनी देर में लगवाया था? मेरा विद इन 1 वीक जो है ना वीज़ा आ गया था। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ गया था? ये आ गया था। उसके बाद मैंने अपनी टिकट्स वगैरह देखी, टिकट करवाई और मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, यहाँ पे एंटर होते वक्त आपको आपकी कंपनी पोजीशन का पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर पोजीशन क्या है। बिल्कुल इसी तरह ही है, जैसे इन्होंने बताया कि वीज़ा इनका 2 साल का जो इन्वेस्टर वीज़ा है ना वो विद इन वीक्स निकल आता है। मैक्सिमम जो है वो 10 से 12 दिन लगते हैं जो वर्किंग डेज होते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका वीज़ा नहीं निकल रहा तो जो आपका एजेंट है उसकी कोलैबोरेशन इसकी इमिग्रेशन के साथ अच्छी नहीं है, आप किसी गलत बंदे के चढ़ गए हैं, ठीक है। सो ये है कि मैक्सिमम जो है ना वो 10 से 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीज़ा भी निकल आता है। अब जो काजी साहब ने बात की है ना, जब आप फ्लाई करके यहाँ पे आ जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर, तो जो इमिग्रेशन है वो आपकी वेरिफिकेशन करती है, वो आपसे पूछती है कि सर आप यहाँ पे, लेकिन अगर आपको आपकी कंपनी के एड्रेस का भी नहीं पता, ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपका कंपनी की फार्मेशन के अंदर आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप एज आ इन्वेस्टर हैं, आप एज आ डायरेक्टर हैं, आप एज आ कमिश्नर हैं, तो फिर ओबियसली वहाँ पे आपको पे करना पड़ सकता है। एज मच एज अगर आप इंडोनेशिया आ रहे हैं, कंपनी आपने बना ली है, वीज़ा आपने ले लिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी का नाम क्या है, उसके बाद कंपनी का जो आपका एड्रेस है, जो ऑफिस का एड्रेस है वो क्या है, कंपनी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और कंपनी के अंदर आपका डेजिग्नेशन क्या है। अच्छा, अब जो आपका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था वो भी गाइड करें। जैसे ही आप इंडोनेशिया में आ गए, उन्होंने आपको पकड़ तो लिया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया में आ रहे हैं, तो फिर कैसे आपके उनको हैंडल किया? जी, काई साहब से आप पूछते हैं कि जैसे ही इंडोनेशिया में लैंड कर गए तो जो इनका इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो कैसा रहा, यानी कि इनको कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इमिग्रेशन में फेस करने पड़े। अच्छा काई साहब, जैसे ही आपकी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड कर गई, आप टेक ऑफ यहाँ पे हो गए, यानी कि तो फिर जो आपकी इमिग्रेशन थी वो आपने कैसे क्लियर की, कौन कौन से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, कौन से ऐसे हार्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपको वाकई आपको परेशान किया हो? फर्स्ट काउंटर में तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब सेकंड काउंटर पे आए हैं तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे थोड़ी देर वेट करवाया और साइड पे बैठा दिया। फिर वो कुछ और भी लोग थे मेरे साथ जिनको उन्होंने रोका, लेकिन अरसलान भाई की गाइडेंस पे मैंने पूरा इम्प्लीमेंट किया और मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है आपकी कंपनी के अंदर। मैंने उनको सिंपल बताया कि भाई मेरी डायरेक्टर की पोजीशन है। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का पूछा, मैंने इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट फिगर बताई। फिर उन्होंने मुझे एड्रेस पूछा, मैंने अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताया, तो देन उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया। अच्छा, कोई आपके साथ कोई बंदा हो, ऑब्वियसली आपने इमिग्रेशन में जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, दोस्त आपके, वो भी इसी तरह स्मूथली क्लियर हो रहे थे या खाली आप ही इस तरह? नहीं, वो काफ़ी लोगों को उन्होंने रोका हुआ था, लेकिन मैंने किसी से कोई बात नहीं, ज़ाहिर है हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैं बड़ा परेशान था उस वक्त, एकदम जो मुझे रोक लिया है मेरी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से, बस मुझे थोड़ा इशू हुआ था। अच्छा, बेसिक यही चीज़ है, जब आप इंडोनेशिया में आ जाते हैं ना तो आपको इमिग्रेशन कभी भी आपको स्मूथली क्लियरेंस नहीं देगी, ठीक है। सबसे पहले आपसे वो क्वेश्चन पूछेगी, सर आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किधर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। अब जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, स्पेशली उनके लिए परेशान की वजह से, हाँ, फर्स्ट टाइम उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अब ये जो काजी साहब हैं, इनके पास प्लस पॉइंट ये था कि इनको A to Z मैंने गाइड किया हुआ था, ये सारी चीज़ों का इनको पता था। अगर आप इंडोनेशिया के ट्रैवल कर रहे हैं और ये चीज़ों का आपको नहीं पता, तो कभी भी आपकी जो
इमिग्रेशन है वो स्मूथली क्लियर नहीं होगी, आपको मस्ट भी पे करना पड़ेगा। उसके लिए सेकंड प्लान यानी कि बी प्लान यही है कि आप अपनी पॉकेट के अंदर $300-400 जो है ना, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ गाजी साहब को, क्योंकि सारी बातें मैंने बताई हुई थी, इसलिए इनकी जो है ना वो सारी की सारी इमिग्रेशन जो है वो स्मूथली क्लियर हो गई। अगर आपके एजेंट ने आपको नहीं बताया आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपकी कंपनी फार्मेशन क्या थी, ठीक है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, अगर इन चीज़ों को आपको नहीं पता तो इमिग्रेशन में आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। सो इसलिए रिकमेंडेड है आप किसी अच्छे एजेंट से काम करवाएं जो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से गाइड करे। अच्छा कई साहब, आप इधर आ गए इंडोनेशिया में, स्मूथली आ गए, सारे मामला आपके ठीक रहे। अभी आपको इंडोनेशिया में कितनी देर हो गई हुई है, यानी कि आज इंटरव्यू करने तक आपको कितने दिन यहाँ पे हो गए हुए हैं? मुझे भाई ये 6 माह हो गए हैं यहाँ पे तकरीबन, और मैंने यहाँ पे काफ़ी बिज़नेस जो है एक्सप्लोर किए हैं, देखे हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है वो एक गोश्त का लगा है, और रेंट का काम है वो बहुत अच्छा काम है। उसके बाद ई-कॉमर्स का काम बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी मार्केट है। उसके बाद लाइव के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, मैंने डेली हम एक्सप्लोर करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, ये तो डेली बंदे की रूटीन होती है स्क्रॉलिंग करना। अच्छा तो इनका जो बिज़नेस आइडियाज़ है ना, इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि जो ई-कॉमर्स की मार्केट है ना, वो इंडोनेशिया की जो खाली जकार्ता का कैपिटल है ना, यानी कि जो इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, इसका जो जीडीपी है टोटल, अगर आप उसको कंपेयर करें विया मलेशिया और उसके यूएई के साथ, यही दो एशिया के अंदर बड़ी मार्केट है ई-कॉमर्स में। लेकिन जो जकार्ता सिटी है इंडोनेशिया का, इसका जो टोटल जीडीपी है ना, ये इन दोनों मुल्कों से, इन दोनों कंट्री से ज़्यादा है। या विया गूगल खुद स्टडी कर सकते हैं, ये ओरिजिनल चीज़ है, रियलिटी है कि इंडोनेशिया के अंदर, जकार्ता के अंदर आपका ई-कॉमर्स का बिज़नेस बहुत अच्छा है। और जो दूसरा गाई साहब ने बात की है कोस्ट के बिज़नेस की, कोस्ट ये हॉस्टल्स होते हैं। इंडोनेशिया बहुत बड़ा कंट्रीज़ है, सारे सिटीज़ से लोग यहाँ पे अच्छे रोज़गार के लिए आते हैं जकार्ता सिटी के अंदर। सो अगर आप किसी ट्रेन स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास कोई हॉस्टल वगैरह बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा जो बिज़नेस इन्होंने बताया वो बाइक रेंटल का बिज़नेस है। अगर आप बाली में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी टूरिज़म प्लेस है, वहाँ पे आप बाइक रेंटल का बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा कई साहब, इसके वेदर के बारे में बताएं, कंट्री की खूबसूरती के बारे में बताएं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं। जब आप इंडोनेशिया में आ रहे थे, आने से पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या पता चला? सेम लाइक अ नॉर्दर्न एरिया। आप मरी वगैरह जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक जैसा मौसम होता है, ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, बारिश कभी हो गई, कभी बारिश रुक गई और हवा चल रही है, एक जैसा, ना पसीना, ना कोई पसीना, ना कोई गर्मी, कुछ टेंशन नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि यूरोप सबसे ठंडा है, तो अभी तो वहाँ पे भी तकरीबन 42-45 जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। तो इंडोनेशिया में आजकल क्या टेम्परेचर जा रहा है? नहीं, इंडोनेशिया में 30 से ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखा। यही चीज़ है कि इंडोनेशियन जो है ना, ये तकरीबन 17,000 जज़ायर पे मुश्तमिल एक मुल्क है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं और सारे के सारे जो जजीरे हैं ना, ये समुंदर के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये सिर्फ दुनिया में एक वाहिद कंट्री है जिसके इतने जज़ायर हैं और समुंदर के अंदर सारे का सारा कंट्री बना हुआ है, लैंडलॉर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसको किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे अच्छा जो वेदर है, आई थिंक जो है वो इंडोनेशिया का वेदर सबसे अच्छा है। अच्छा कई साहब, दूसरा ये बताएं कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं, क्या यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, यहाँ के पास अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और उनकी जो है ना, उनके अंदर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, और पार्क बहुत ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पे। आपके पास घूमने के लिए जगह भी है, रोड्स बहुत ठीक ठाक साफ़ सुथरे हैं। आपने ट्रैवल करना है तो हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ना, ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं कि लोग जो है ना स्मूथली क्लियर कर जाते हैं। अच्छा यही है कि इंडोनेशिया बहुत डेवलप है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी थर्ड कंट्री से बैठ के, तो सबसे पहले आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपनी लोकेशन चेंज करें, लोकेशन इंडोनेशिया की डालें, फिर इंडोनेशिया के बारे में स्टडी करें, तो आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। सो जब कोई भी बंदा इंडोनेशिया में आता है ना, तो ये कहता है कि ये वही कंट्री है जहाँ के लोग सारी दुनिया में धक्के खा रहे हैं, तो ये कंट्री कोई डेवलप नहीं है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बेहतर नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इंडोनेशिया में आते हैं तो आप टोटली जो है ना वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार इतना डेवलप कंट्री। सो ये चीज़ है। अच्छा इमिग्रेशन के बारे में बताएं, जिस तरह मलेशिया के अंदर आप जाते हैं, यूँ कह लेंगे वहाँ तो चोर पुलिस ही चल रहा होता है, फॉरनर आगे आगे होता है और इमिग्रेशन पीछे पीछे होती है। सो यहाँ पे क्या सीन है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं मुझे देखा। यहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला नज़र भी आया तो उसने हंस के सलाम किया है, वो मोस्टली जो है ना बहुत प्यार से स्माइलिंग फेस दिया और उन्होंने ऐसे
यानी कि वो आपके साथ मोस्टली जो है ना सेल्फियाँ वगैरह लेंगे जब आप किसी पुलिसमैन से मिल जाते हैं, ठीक है। ये जकार्ता के अंदर फिर एज अ फॉरनर फिर भी जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, बहुत ज़्यादा फॉरनर है। जब आप पाकिस्तानियों को वैसे ही बहुत लाइक करते हैं यहाँ पे। पाकिस्तानियों को तो स्पेशली यहाँ पे बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप किसी आउटसाइड पे चले जाते हैं ना, जैसे बांदुंग हो गया या जो यहाँ के लोकल एरिया जैसे सुमत्रा हो गया, बंका हो गया, तो वहाँ पे फॉरनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। एक अच्छी रिकग्नाइजेशन मिलती है, जहाँ से आप गुजर जाएँ लोग 2-2 दिन भूलते नहीं हैं। अच्छा, सो काई साहब आप उस एजेंट का भी बताएं जिससे आपने काम करवाया है, आप किसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। रिकमेंड क्या करना है असलान भाई, डेफिनेटली आपसे ही करवाया है यार। अच्छा काई साहब शुक्रिया है। मैं तो इस चीज़ के बारे में बड़ा परेशान था कि पता नहीं क्या होगा, लोगों से बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा। अच्छा, ये जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपलोड करूँगा विद इन 1 डेज़, आप अपलोड भी कर दूँगा। इन डेज़ के अंदर जो है ना वो इंडोनेशिया का काम बड़ा स्मूथली हो रहा है, ठीक है। मैं अगर आपसे कोई केस पकड़ूंगा विद इन आपको 2 वीक्स आपका सारे का सारा काम क्लियर आपको करके दूंगा, किसी किस्म की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो ये चीज़ अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। और आप प्राइसेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली इनको 6 मंथ यहाँ पे हो गए हैं, प्राइस डिफरेंस भी इन्होंने देखा होगा। कोई भी बंदा काम करवाता है यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट एजेंट से वो बात तो लाजमी करता है, ठीक है। आप इसमें दोस्त बैठे हुए हैं, गपशप भी करते हैं, आपने कितने की कंपनी बनाई, मैंने कितनी की बनाई। सो इनसे ये रिव्यू लेते हैं कि मेरी प्राइसेस के बारे में इनका क्या। भाई ये तो मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता कि यार इतनी कम प्राइस पे आपने मेरा काम किया है। बाहर से ऑनलाइन मैंने चीज़ें देखी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और आपके साथ बात करने के बाद मुझे कुछ थोड़ा हौसला हुआ। तो जब सारा प्रोसेस हुआ यहाँ आके, मैंने जो जितने बजट के अंदर मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं खुद भी सोच नहीं सकता था कि मैं इतने बजट के अंदर इधर आ गया। अच्छा, ये चीज़ है कि मैं अब तो जो इसका प्राइस है कंपनी की और वीज़े की यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको रीज़नेबल प्राइस दूंगा। यूँ कह लें कि दूसरे एजेंट जितने पैसों में आपको एक कंपनी और एक वीज़ा देते हैं, मैं सेम प्राइस में आपको 2 कंपनी और 2 वीज़े भी दे सकता हूँ। सो काइंडली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। मेरी सजेशन यही है कि कम टू इंडोनेशिया।